दोस्तों नमस्कार। मेरा नाम शोभित सुना है और आप देख रहे हैं शो बी हिट। और आज हमारे पॉडकास्ट में बहुत ही इंटरेस्टिंग गेस्ट आए हैं क्योंकि फिल्मों में ये क्रांति लेके आए हैं। आपने एंटरटेनमेंट बहुत देखा होगा, आपने कॉमेडी फिल्में बहुत देखी होंगी, रोमांस बहुत देखा होगा, लेकिन एक ऐसी फिल्म जिसका इतिहास में कुछ इस तरह नाम छप गया है कि जब भी उस फिल्म का नाम आएगा तो किसी ना किसी हिंदू के, किसी ना किसी सनातन के रोंगटे जरूर खड़े हो जाएंगे। और हम स्वागत करना चाहेंगे सूर्यपाल सिंह जी का। कैसे हैं आप? मस्त आनंद। तो कैसे आपकी, अब हम शुरू करते हैं आपसे बातचीत में। मैं सच में बता रहा हूँ आपको कि जब मैंने आपकी फिल्म देखी केरला स्टोरी, मैंने जब देखी तो मुझे ना एक दो तरह के इमोशन थे। ठीक है, एक तो कि मुझे बहुत खून खौला कि एक लड़की की जर्नी एक ऐसी भी हो सकती है। तो पहले तो सर मैं आपसे सवाल पूछना चाहूँगा, कहाँ से आपकी जर्नी शुरू हुई? कहाँ से आपके जहन में ये आया कि केरला स्टोरी बननी चाहिए, समाज को दिखानी चाहिए? जी, देखिए, मैं इस फिल्म में स्क्रीन प्ले और डायलॉग राइटर था। जो मूल कहानी है वो मेरे डायरेक्टर की है, सुदीप्तो सेन सर। वो काफ़ी लंबे समय उन्होंने उस पे रिसर्च किया। एक डॉक्यूमेंट्री बनाई थी उन्होंने। वहाँ पे एक आश्रम है जहाँ पर कई बच्चियाँ रहती थी, जो इस तरह से अपने आप को बचा के आई थी लव जिहाद से। तो उनके ऊपर उन्होंने डॉक्यूमेंट्री बनाई थी, उनके बीच में रहे वो। और डॉक्यूमेंट्री क्या होती है, आई गई हो जाती है, ज़्यादा लोग उसको कभी देखते कभी नहीं देख पाते हैं। मैं उनके साथ एक दूसरी फिल्म लिख रहा था। उसी दौरान क्या हुआ कि अमेरिका से, अमेरिका, अफगानिस्तान से अमेरिका की जो सेना है वो बैकआउट कर गई थी। तालिबानी हुकूमत अभी आ गई थी। तो उस समय एक अंग्रेजी अखबार में एक आर्टिकल छपा था कि मेरी बेटी जो है वो वहाँ की जेल में बंद है, मेरी नाती भी वहाँ की जेल में बंद है, सरकार उसे छुड़ा के लाए। तो ये जब उन्होंने एक न्यूज़पेपर में देखा तो उन्हें लगा कि जो जिस विषय पे मैंने काम किया था, जिन लड़कियों के बारे में मैं बता रहा था, वो तो आज भी प्रासंगिक है, और अब तो और ज़्यादा प्रासंगिक है क्योंकि वो वहाँ की जेल में बंद है। और ये तब तो चूंकि तालिबानी हुकूमत आई है और उन्होंने कहीं ना कहीं बगावत की थी, तो हो सकता है उसकी जान को खतरा हो। तो फिर ये वापस मुद्दा उठा और फिर उन्होंने कहा कि क्या इस पर एक हम फिल्म बना सकते हैं या बन सकती है। तो हमने वो पहला प्रोजेक्ट थोड़ा ड्रॉप किया और इस पे काम शुरू किया। उन्होंने मुझे सारे एविडेंस, सारे जितना भी उन्होंने स्टोरी लिखा था वो सब कुछ मुझे बताया। जितने इंटरव्यूज उन्होंने करे थे वो सब मुझे बताए। और उसके बाद फिर ये लिखने का काम शुरू हुआ। तो मूलतः तो वो शालिनी जो हमने कैरेक्टर बताया उसी की कहानी है, रियल कहानी जो वहां पर हो रहा था। सब कुछ प्रमाण के साथ हमारे पास सब कुछ था, क्योंकि बाद में जब कोर्ट केस वगैरह भी हुए तो प्रस्तुत किए हमारे डायरेक्टर और प्रोड्यूसर ने सारे साक्ष्य उनके सामने। तो एक तो ये चीज थी। दूसरा कि ये जो मुद्दा था ये सिर्फ केवल केरला का नहीं था। प्यार के, झूठे प्यार में फंसाना, नाम बदलकर प्यार में फंसाना, ये सिर्फ केरल भर की नहीं, पूरे भारत में इस तरह की चीजें हो रही थी। मेरे शहर में भी हो रही थी, मेरे शहर के आसपास भी हो रही थी। तो एमपी में, ये पूरे इंडिया में आप अखबार खोलेंगे तो हर स्टेट के अखबार में कहीं ना कहीं एक खबर तो दिन में मिल ही जाती है कि एक इस तरह का कोई एक केस हुआ है। तो ये कोई नई बात नहीं थी, ये हर जगह हो रहा था, लेकिन कोई उसको पूरे अखबार के किसी एक कॉलम में छपा हो तो लोग उसको नजरअंदाज कर देते। और जब तक अपने घर में या अपने पड़ोस में ना हो, लोगों को वो नहीं लगता है। मतलब आग लगती है ना, तो जब तक घर के पास में ना लगे इंसान समझता नहीं कि उसकी महत्वता क्या है। तो यही चीज हो रही थी। तो हमने वो जो छोटे छोटे कस्बों में जो चीजें हो रही थी, सुखबू घाट, हमने उसको एक विस्तृत रूप से सामने लाके रख दिया कि देखो ये हो रहा है। और ये कोई ऐसी ही क्या बोलना चाहिए, ऐसी ही घटना नहीं है, ये प्रायोजित है। ये ऐसे नहीं हो रहा है कि कोई एक घटना एक गांव में या एक जगह हो रही है, ये पूरे भारत में अलग अलग जगह पे हो रही थी। तो फिर इस फिल्म ने जो है जब बनी तो एक मास इम्पैक्ट डाला लोगों के ऊपर, क्योंकि ये सिर्फ जो भी इस फिल्म को देख रहा था उसे कहीं ना कहीं लग रहा था कि यार ये चीज तो शायद मेरे, जब हमारा ट्रेलर आया था और ट्रेलर के ऊपर जब कमेंट्स हो रहे थे तो उसके नीचे आप कभी देखिएगा यूट्यूब पे जाके, तो नीचे एक पुणे की लड़की ने कमेंट किया कि ये जो आप बता रहे हो ऐसा मेरी सहेली के साथ हुआ, जो कि आईटी में ही जॉब करती है। और वो लड़की धीरे धीरे बिल्कुल बदल गई और अब वो कुछ रिलीजियस प्रैक्टिस भी अलग से करने लगी है और अब तो बड़ी डिप्रेसिव भी रहने लगी है। तो ऐसे न जाने कितने नीचे कमेंट थे जो ये कह रहे थे कि अरे ये कहानी तो हमारी है, ये कहानी तो हमारी है, या हमारे आसपास की है। तो ये कुछ इम्पैक्ट रहा। तो शुरुआत यहीं से हुई। कहानी जो थी मूलतः मेरे डायरेक्टर और उनके रिसर्च वर्क था,
मैंने उसमें जो फिर एड ऑन किया वो मेरा स्क्रीन प्ले था और मेरे डायलॉग्स थे, अच्छा, रिसर्च किस किस तरीके से, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट और सेंसिटिव सब्जेक्ट था, सब्जेक्ट था। तो रिसर्च कहाँ तक, कैसे, क्या क्या हुआ रिसर्च में? देखिए मेरे डायरेक्टर का तो इसमें सुदीप्त सर जो थे उनका उनका तो इसमें 5 साल का लगभग उनका उसमें रहा है, क्योंकि ये एक जब डॉक्यूमेंट्री बना रहे थे तो वो एक केरल के जिस क्षेत्र में वो गए वो इतना आसान नहीं था सीधा किसी व्यक्ति का पहुंच पाना और वहां पे जाके रिपोर्टिंग करना, चीजें निकालना। तो उनको बड़ा छुप छुप के गोरिल्ला जो होता है उस रूप में उन्होंने जाके उसको कलेक्ट किया इन्फॉर्मेशन। पेरेंट्स खुल के बताने को तैयार नहीं थे क्योंकि उनको भी थ्रेट्स थे कि कुछ हो जाएगा। एक लड़की के तो जो हमने घर जलाने वाला सीन डाला है वो हुआ है, एक लड़की के घर को जला दिया था। जलाया था, ये सही सही है घटना है। तो बहुत सारी ऐसी चीजें थी, तो उन्होंने जिस पेपरा जी के साथ उसको कलेक्ट किया इन्फॉर्मेशन को, जैसे उन्होंने वो रिसर्च की, वो उनका एक वो था। मेरे एंड में ये था कि अब मुझे जो प्रेजेंट करना है या जो मुझे प्रस्तुत करना है उसमें मैं कितना क्या शोध कर सकता हूँ। तो मेरा एक अलग रिसर्च था जो मूल कहानी है, जो जिसके ऊपर सारी लड़ाई हुई थी स्टेट टू स्टेट की, या झूठ बोल रहे हैं, आंकड़े गलत है, ये सब कुछ गलत है, वो सारा रियल कंटेंट विथ टिकट्स भी हैं फ्लाइट के हमारे अच्छा। के पास उपलब्ध थे। सारी प्रमाणिक चीजें थी जिसको जिस पे क्वेश्चन किए जा रहे थे। बाकी जो उसको फिल्म के रूप में प्रस्तुत करना था उसके लिए भी शोध हुए, और उसमें भी मैंने काफी जो एक्सट्रीमिस्ट जो होते हैं जो ऐसे भड़काऊ भाषण देते हैं, या जो ब्रेन वॉशिंग के लिए जो क्या क्या वो हथकंडे अपनाते हैं, वो सब चीजें मैंने बहुत पढ़ी, उनको रिसर्च किया, उसके बाद भी उसको फिल्म। तो आपने किताबें पढ़ी या फिर आप 1-to-1 किसी पर्सन से आपने बात की? जैसे आपने बोला कि जब कमेंट्स आते हैं तो मतलब कि ये रोजमर्रा किसी ना किसी की जिंदगी के साथ कोई ना कोई हादसा होता है, बस प्रचलित नहीं हो पाता है, फेमस नहीं हो पाता है। तो रिसर्च में मतलब आपने किताबें भी पढ़ी या फिर आपने लोगों से बातें भी की होंगी? जी, सबसे पहले तो अगर हम किसी धर्म के बारे में बोल रहे हैं तो हमको उस धर्म के सारे एस्पेक्ट के बारे में पता होना चाहिए। तो पहले तो मैंने पढ़ा धर्म को, सारी धार्मिक किताबें पढ़ी, और फिर ये भी पाया कि कई चीजें ऐसी हैं जिसको सब अपने अपने तरीके से इंटरप्रेट किया लोगों ने। हाँ। तो जब हमारी फिल्म रिलीज भी हुई हाँ। तो ये एंटी मुस्लिम फिल्म थी भी नहीं, हाँ। ये एंटी टेररिस्ट फिल्म थी। हमने आतंकवाद के चेहरे को बेनकाब किया था। हाँ। तो जब हमने फिल्म रिलीज हुई तो हमने इसे जो स्क्रिप्ट सुपरवाइजर होता है जो आपकी स्क्रिप्ट को पढ़ता है, हमने एक अच्छे स्कॉलर मुस्लिम व्यक्ति था, उसको पढ़ाया। अच्छा। मैंने बोला आप पहले पढ़िए और बताइए कि इसमें हमने कुछ ऐसा तो नहीं जो आपको लगे कि नहीं आपने तो धर्म की बुराई कर दी या आपने हमारे धर्म को ऐसा कैसे बोल दिया। हाँ। तो वो बिल्कुल भी उसने पढ़ के कहा कि इसमें ऐसा कुछ भी नहीं जो ईश निंदा वाली चीजें हो। आपने जो लिखा है, आपने एक जो लोग इस तरह के काम करते हैं जो आतंकवादी एक्सट्रीमिस्ट को बढ़ावा दे रहे हैं, वो उनके लिए आपने लिखा है। इसमें कोई आपने पूरे रिलीजन को टारगेट नहीं किया, आपने कुछ व्यक्तियों को या कुछ संगठन को टारगेट किया है, और वो सही है, इसमें कुछ बुरा नहीं है। तो फिर उसके बाद हमने उस फिल्म को दिखाया भी, एक स्पेशल स्क्रीनिंग रख के भी कई लोगों को दिखाया, अलग अलग मुस्लिम समुदाय के अलग अलग वर्ग और अलग अलग क्षेत्र के लड़के लड़कियां बुजुर्ग सब व्यक्ति को दिखाया, और उनसे भी फीडबैक लिया। उनका भी सेम फीडबैक था कि उन्होंने कहा कि नहीं, जो आपने दिखाया आपने दिखाया, इसमें कुछ भी ऐसा नहीं है जो किसी धर्म विशेष को अपमानित करने के लिए, बदनाम करने के लिए कहा गया। तो कहीं से कहीं तक वो चीज थी भी नहीं। जो भी झगड़े थे वो सारे पॉलिटिकल थे। समाज से जैसे दूसरे प्रोटेस्ट होते हैं वैसे कोई तख्तियां लेके सड़क पे नहीं उतरा कि इसको बंद करो बंद करो। जो विरोध हुआ या फिल्म को रोकने का जो काम हुआ वो सारा पॉलिटिकली था। 2 स्टेट्स के सीएम नहीं चाहते थे कि वो हो, और जो मेन स्टेट केरल जिसके बारे में हम करें तो वहां भी नहीं चाहते थे कि वो रिलीज हो। और जो विरोध भी हो रहे थे वो पॉलिटिकल विरोध हो रहे थे, पार्टीज के लोग उसको नहीं चाहते थे कि वो रिलीज हो। बाकी आम जनमानस से कोई विरोध नहीं था कि अरे ये फिल्म नहीं होना चाहिए, ऐसा कुछ भी नहीं था। बट अच्छा, कुछ कमेंट्स मतलब आपकी बात को ही हम सपोर्ट भी करते हुए, और कुछ मेरे खुद के कुछ अपने पर्सनल एक्सपीरियंसेस की, कुछ मुस्लिम समुदाय के आम लोग भी, उनका ये मानना था कि अरे यार हमारे मुस्लिम्स को टारगेट किया जा रहा है। तो शायद मैंने भी कुछ बीइंग सनातनी, मैंने कहा नहीं ऐसा तो मुझे नहीं लगता कि कुछ टारगेट किया जा रहा है, जो भी एक सच्चाई होगी वो दिखाई जा रही। तो जैसे आपने भी बोला कि हम इस्लाम के खिलाफ कुछ नहीं बोल रहे थे, आप लोग ने इस्लाम के खिलाफ कुछ नहीं बोला, लेकिन मेरा सवाल ये कि क्या लव जिहाद जो टर्म है, तो जिहाद उर्दू वर्ड है, जिहाद उर्दू मतलब इस्लाम, लव जिहाद, तो ये कैसे दोनों में डिफरेंस है, कैसे
अंतर है, क्योंकि लव जिहाद का मतलब ही है कि कुछ इस्लामिक लोग दूसरे धर्म की लड़कियों को परिवर्तन करवाएंगे, तो आपके हिसाब से कैसे अंतर है? देखिए, ये शब्द किसी हिंदू का दिया हुआ नहीं है। ये जब एक केस एक क्रिश्चियन कम्युनिटी ने डाला था सबसे पहले, एक इस तरह का केस जिसमें मुस्लिम लड़के ने क्रिश्चियन लड़की को कन्वर्ट अच्छा। करके उसके उस प्यार केस के बारे में थोड़ा सा आप बता सकते हैं? इस सब अवेलेबल है, अगर कोई जी। सर्च करेगा तो गूगल पे मिल जाएगा उसको। जी। केरल का केस है, तो वो एक वहाँ के जब कोर्ट केस हुआ था तो वहाँ के पादरी ने ये शब्द प्रयोग किया था सबसे पहले, लव जिहाद। अच्छा, किसी तो ये क्रिश्चियनिटी से हाँ, वहाँ ये सबसे पहले आया और वो लोग सबसे ज्यादा प्रताड़ित थे। उनकी वेबसाइट भी है, जब बकायदा उस पे वो अपने बच्चों को बचाने के लिए उस पे वीडियोस भी वो पोस्ट करते हैं। एक क्रिश्चियन कम्युनिटी का वेबसाइट, उनका पूरा संगठन अपनी लड़कियों को रोकने के लिए कि वो धर्म मतांतर ना होके अपने घर परिवार छोड़ के ना जाए, इस पे उनका काम कब से चल रहा था? क्रिश्चियंस का चल रहा था। और ये वहीं से टर्म भी आया लव जिहाद का। लव जिहाद शब्द हिंदू संगठनों का दिया हुआ नहीं था। तो ये तो वहां से चला। दूसरी बात ये है कि प्रेम विवाह का कोई मना नहीं करता है और कोई उसका विरोध भी नहीं है। कई सारे हमारे भारत में लोग हुए हैं जिन्होंने स्वेच्छा से अपना कन्वर्जन किया है, उनको कोई नहीं बोलता, उनको सम्मान भी वैसे ही देते हैं। अब रहमान साहब हैं, उनको उतना ही सम्मान है। शाहरुख खान ने गौरी से शादी, वो भी शादियां कितनी फिल्म, अब उसको हम लव जिहाद तो नहीं बोल सकते। आम उसमें भी है। विशेष ये बात है कि आप शादी करिए, विवाह करने में कोई बुराई नहीं है। आप अगर कोई स्वेच्छा से परिवर्तित होता है उसमें कोई बुराई नहीं, लेकिन एक जो किसी को राम रमेश राहुल राजेश बनकर आप उसको झूठ में, अगर किसी को झूठ बोल के वो कर रहे हो, अपने प्रेम जाल में फंसा रहे हो, और जब फिर वो शादी की बात करती है कि अब हम शादी करते, तब आपको उसको बताते हो कि नहीं मैं तो अब ये हूँ और अब तुमको कन्वर्ट होना पड़ेगा, नहीं तो अपनी शादी नहीं होगी। या फिर तब तक वो प्रेग्नेंट हो चुकी होती है, तो लोक लज्जा का डर, या फिर कुछ उसके पास उसके कुछ फोटो वगैरह होंगे जिससे वो उसको ब्लैकमेल कर सकता है। तो एक तो वो लोग जो झूठ बोल के आप किसी लड़की को प्रेम जाल में फंसाते, उसको हम लव जिहाद की कैटेगरी में डाल सकते हैं। दूसरा वो जो देखो, अगर सच्चा प्यार है तो उसमें कन्वर्जन वाली कोई चीज नहीं होती है कि लड़की अगर अपना बिल्कुल आइडेंटिटी को रखते हुए अगर वो उसके साथ रहना चाहती है, तो हमारे इसमें कोर्ट मैरिज का प्रावधान है। आप मजिस्ट्रेट के सामने जाके आराम से शादी कर लीजिए और प्रेम से रहिए, कोई तकलीफ नहीं है। लेकिन एक व्यक्ति पहले प्यार के जाल में फंसा के फिर शादी के लिए फोर्सली कन्वर्जन करवाए, उसको हम कह सकते हैं कि वो एक तरह का कोई प्रोपोगंडा है या वो चीज है। क्योंकि अगर सच्चा प्यार है तो फिर वो बिल्कुल भी नहीं चाहेगा कि ना तुम बदलो ना हम बदले, वो चीज तो होगी। और ऐसे कई सारे सफल प्रेम हैं, कई लोग रह रहे हैं, अच्छे से रहते हैं, साथ में रहते हैं, वो अपना रिलीजन फॉलो करते हैं, वो अपनी रिलीजन फॉलो करते हैं और प्यार से रहते हैं, तो उसमें वो नहीं था। लेकिन जो हमारा वो यही था कि आप अगर उसको एक प्रायोजित कार्यक्रम की तरह चलाएंगे जी, तो फिर तो हमको खुल के बोलना पड़ेगा। और ये हो रहा है। अब कई सारी आपको बालिकाएं फ्रिज में कटी हुई मिल रही है या फिर कहीं सूटकेस में कटी हुई मिल रही है, तो उसका ये निकल के ये आता है ना फिर। तो ये जो बालिकाएं जो फ्रिज में कटी मिल रही हैं, इसका आपका मैं पॉइंट ऑफ व्यू जानना चाहता हूँ। जैसे एक तो चलिए आपने कहानी बना दी है ना, और केरला स्टोरी बहुत लोगों तक पहुंची, फिर भी पता नहीं कितने लोगों तक उसका इन्फ्लुएंस गया, कितने लोग, बहुत लोगों तक आई थिंक गया भी। मैं आपको उदाहरण भी दूंगा उसके। अच्छा, नहीं मैं बिल्कुल चाहता हूँ कि आप उदाहरण दें। और जो आपने बताया कि फ्रिज में कुछ कटी लड़कियां मिल रही हैं, या कन्हैया का एक केस हुआ था, आपको याद होगा कि वो टेलर था, उसके बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? देखिए, सनातन में और दूसरे रिलीजन में एक मुझे लगता है सबसे बेसिक अंतर यही है कि हम इतने एक्सट्रीम किसी चीज को लेके नहीं होते हैं। और वो होता भी है कि हम सनातन बोलते हैं, मतलब इतना पुराना है कि वो अब ये जब कोई चीज नई नहीं होती ना, तो वो बड़ी उसको लेके लोग संजीदाते कि अरे बिल्कुल जो भी हो सब पॉइंट टू पॉइंट हो, नई सोसाइटी हो, नया कुछ भी हो, नई पार्टी बने तो उसमें बड़े रूल रेगुलेशन हो। धीरे धीरे जब आदमी चीजें पुरानी होती जाती है तो उसके अंदर एक परिवर्तन होता ही होता है। तो हमारा सनातन धर्म इन सब चीजों से हो सकता है बहुत पहले डील कर चुका हो, लेकिन अब हम बहुत प्योर फॉर्म में आ चुके हैं। हमारा बहुत कट टू कट समझदारी से काम करते हैं। लेकिन अभी जो रिलीजन हम जिसकी बात कर रहे हैं उसमें यह है कि उसमें जैसे हमारे गीता महाभारत जो भी हुई है जी, गीता है या रामायण जो है, उनमें कई टीके वगैरह हैं। हम उसमें कई लोग अपने पढ़ने के बाद अपना एक उसमें संशोधन देते हैं और उसको लोग स्वीकार भी करते हैं जी। इसीलिए गीता के कई स्वरूप हैं, है ना जी। गीता कई अलग अलग लोगों ने उस पर क्वेश्चन भी करा। अष्टावक्र जो गीता है उसमें अष्टावक्र जी ने प्रश्न करे हैं जी जनक जी से। तो ऐसे कई चीजें वो है
लेकिन अगर आप किसी एक वर्जन को पकड़ के, मैं यूं नहीं कहता, मैंने इसीलिए कहा ना कि रिलीजन को सब अपने अपने तरीके से इंटरप्रेट करके बैठे हुए हैं, तो अगर आप में से अगर किसी ने उसको गलत ही इंटरप्रेट किया और वही अगर किसी को किसी के दिमाग में रखा जा रहा है तो वो बड़ा गलत होता है। और यही चीज निकल के आती है कि आप यूं तो कहते हो हम सब कानून को मानेंगे, सारी चीजों को मानेंगे, अगर आपको लग रहा है कि उस व्यक्ति ने कुछ गलत किया तो उसको कानूनन सजा दिलवाने का प्रावधान है, आप उसे कानूनन सजा दिलाओ। अगर आप खुद ही एग्रेसिव होके और खुद ही कानून अपने हाथ में लेंगे तो फिर गलत है, क्योंकि फिर आप, इसका मतलब ये है कि जो देश का कानून है आप उसको नहीं मानते हो, आपका अपना एक कानून, आप उसको सही मान रहे हो। तो यही विरोधाभास है। तो जो जिस तरह की घटनाएं होती है वो बड़ी दिल दुखाने वाली है। इस तरह से अगर किसी से कुछ, चलो ईश निंदा हुई है, गलती हुई है, तो उससे आप माफी मंगवाइए। एक क्षमा मांगना भी तो एक बहुत बड़ा होता है, और जो दयावान लोग होते हैं वो माफ भी कर देते हैं जी। पर आप सीधे ही अगर किसी को मारोगे तो फिर एक गलत जो है संदेश दूसरे समाज में भी जाता है, और फिर वो यही ही भावना दिल में लेके बैठता है कि सामने वाला जो है वो उग्र है, वो जो है उसके अंदर बिल्कुल भी दया वाला भाव नहीं, लेकिन वो कहता है कि मैं बहुत दयालु धर्म का इंसान हूँ। तो वो विरोधाभास इंसान को लेके जाता है और फिर वो एक प्यार भरा कनेक्शन नहीं हो पाता है। तो मैं उसको गलत मानता हूँ। जो आपने सूटकेस में कटी वाली लाश में थी, वो भी एक गलत मैसेज देता है। मेरा सीधा सीधा इस फिल्म के माध्यम से भी था, और मैं और भी जगह यही बात कहता हूँ कि गलत को गलत कहने का आपके पास होना चाहिए। अभी मैं उदाहरण देता हूँ, निर्भया कांड जो अपना दिल्ली में हुआ था जी। उसके जो जिन्होंने उस गंदी, मतलब उस घटना को जिसने अंजाम दिया था, वो सारे लोग हिंदू थे। हाँ। लेकिन उनके लिए, उनको फांसी दिलाने के लिए या उनके विरोध में पूरा समाज खड़ा हो गया कि ये दरिंदे हैं, इनको मारना चाहिए। बिल्कुल सही बात है। इनको नहीं बख्शना चाहिए। वही प्रतिक्रिया हमें इधर के समाज से भी आना चाहिए कि अगर कोई गलत है तो उसे गलत आप बोलो, उसको सोशली बाइकआउट करो, उसे धर्म समाज सबसे निकालोगी, इससे हमारा कोई लेना देना नहीं है। जो हमारे यहाँ तो ये तक होता है कि अगर कोई आतंकवादी भी मरता है या कोई, तो उसको उसके लिए प्रॉपर अंतिम संस्कार उसका किया जाता है। तो उसको उससे भी वंचित रखो, क्योंकि अगर वो आप उसको रिलीजियसली उसको ट्रीट कर रहे हो, इसका मतलब है आप मान रहे हो कि वो उससे हमारा रिलीजियसली कनेक्शन है। तो ऐसे व्यक्तियों को, या जो दरिंदगी करते हैं, जो बलात्कार करते हैं, या फिर और समाज में कुछ ऐसे काम करते हैं जो कि आपके धर्म के विरुद्ध में है, आपके धर्म से आपको लगता है कि नहीं, ये इसमें हमारा धर्म ये नहीं सिखाता है, तो फिर उसको बाइकआउट होना है। बॉयकॉट होना है। और वो बाइकआउट अगर नहीं कर रहे हो आप, और अगर आप चुप हो, मौन हो, तो आप स्वीकृति दे रहे हो, मौन स्वीकृति। वो जब द्रौपदी की साड़ी खींच रही थी तो भीष्म पितामह बैठे थे, तो मौन रहना भी वो अपराध उनका, इसीलिए शर से यहाँ पे लेटना पड़ा उन्हें। तो मौन रहना भी पाप है। आप गलत अगर हो रहा है तो उसको गलत को गलत बोलो। चाहे आपके महाभारत ये तो सिखाती है कि आपके अपने भी अगर गलत हैं, आपके रिलेटिव्स हैं सामने खड़े, लेकिन वो गलत का पक्ष लेके खड़े, तो अर्जुन को बोला कृष्ण ने कि आप मारो उनको। तो ये चीज होती है। तो इसी की वजह से एक गलत नैरेटिव सब जगह जाता है कि भाई आप बोलते नहीं हो तो करता एक है, लांछन सब पे लगता है। आतंकवादी घटनाएं कुछ संगठन करते हैं, कुछ लोग करते हैं, कहीं एक्सट्रीमिस्ट होके किसी दूसरे देश में भी करते हैं, तो वो पूरा जो उसका लांछन है वो सब पे एक साथ आता है। तो इसका जब तक आप उसका विरोध नहीं करोगे, जब तक आप गलत को गलत नहीं कहोगे, आपको शक के दायरे में लोग देखेंगे। अच्छा, सरकार और प्रशासन से मुझे एक नाम याद आया, मैं उनका नाम लेना चाहूंगा क्योंकि उनका एक स्टेटमेंट था जो आपकी बनाई हुई फिल्म से थोड़ा मैच नहीं खा रहा था। तो मैं आपका पॉइंट ऑफ व्यू जानना चाहता हूँ उसका कि क्या रियलिटी है। तो ओवैसी साहब ने बोला कि 32,000 लड़कियां, जो कि फिल्म में दिखाया गया कि 32,000 जो है लड़कियां वो कन्वर्ट कराई गई थी। तो उन्होंने कहा नहीं, आंकड़ा सही नहीं है। हाँ। है ना। लेकिन बहुत सारे तथ्य फिर निकले भी। क्योंकि साक्षात हमारे सामने केरला स्टोरी के स्टोरी राइटर, स्क्रीन प्ले राइटर बैठे हैं, मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि क्या ये आंकड़ा उससे भी ज्यादा है या क्या रियलिटी है। देखिए, ये सब मुद्दा जब नवंबर दिसंबर में हमारा ट्रेलर रिलीज हुआ था। तो उसमें अदा शर्मा जो हमारी हीरोइन है, मतलब जो शालिनी कैरेक्टर जो था, वो बेटी है बुरखे में, और पीछे हिंदू जो है, पीछे पहाड़ दिख रहा है बर्फ से लदा हुआ। तो अफगानिस्तान में थी, हिंदू कुश पर्वत हम दिखा रहे हैं उसको जी। और वो कह रही है कि मैं शालिनी नहीं हूँ, अब मैं कन्वर्ट हो चुकी हूँ, और मेरे जैसी 32,000 लड़कियां इस रेगिस्तान में दफन है। डायलॉग पढ़ा ही नहीं है, उसको पूरा रीड आउट करा ही नहीं उन्होंने कि वो बोल क्या रही है और कहाँ बैठ के बोल रही है ना। तो अब मैं फातिमा हूँ, अब मैं शालिनी नहीं हूँ, और मेरे जैसी
हजारों लड़के 32,000 लड़कियां यहाँ के रेगिस्तान में दफन हो चुकी। तो वो बात कर रही है सीरिया यमन की, जहां पर पोलैंड, इंग्लैंड, जमाने भर की लड़कियां आई है, सिर्फ भारत की नहीं। पूरे जब ये आईएसआईएस ये वाला जो मूवमेंट चला था, तब तो पूरे वर्ल्ड से रिक्रूट हो रहे थे, और सबसे ज्यादा इंग्लैंड, पोलैंड, यूके से ज्यादा लोग आए थे, यूरोपियन कंट्रीज से ज्यादा थी लड़कियां, हमारे इधर से भी गए थे, श्रीलंका, सब जगह से गई थी लड़कियां। तो वो उसने ये कहा, पहली चीज प्रतीकात्मक, भारत में कन्वर्ट हुए, भारत से लड़कियां गई, ये तो कहीं था ही नहीं। फिर जो हमारी फिल्म है, हमने हमारी फिल्म में 4 लड़कियों की कहानी बताई है, 4 लड़कियां उसके अंदर। तो वो हम 4 ही दिखा पाएंगे ना, उतनी तो दिखाएंगे नहीं, तो हमने वो प्रतीकात्मक रूप से उतने दिखाया। और जो हमारे पास जो आंकड़े थे, जो ऑफिशियली आंकड़े थे, वो हमने उसमें डायलॉग्स में, जो पुलिस ऑफिसर के सामने जब बोलती है एक क्रिश्चियन लड़की, तो बताती कितने हजार केस हुए, इतनी लापता लड़कियां, वो सब कुछ है। पर उन्होंने बोला ना, हमारा मकसद था हाथी दिखाना, हमारा हाथी निकल गया, वो सिर्फ पूंछ पकड़ के बैठे रहे, हमको जो बोलना था हमने सत्य बता दिया। अब वो जानते थे कि हम पूरे हाथी पे इनको घेर नहीं सकते, क्योंकि हम ये नहीं बोल सकते ऐसा हुआ ही नहीं, ऐसा होता ही नहीं, ये बिल्कुल नहीं हुआ है। वो सिर्फ किस पे अटके कि नहीं तुम आंकड़े गलत दे रहे हो, मतलब ये तो मान रहे हो ना कि ये सब कुछ हुआ है। अगर आप बोलते नकार ही देते तो फिर बात ही अलग थी, पर आपने नकारा नहीं, आपने सिर्फ इतना बोला कि आंकड़े गलत दे रहे हो, आंकड़े गलत दे रहे हो, ठीक है, 32,000 नहीं, सिर्फ 3200 मान लो, लेकिन हुआ ना। तो ये है। तो पहली चीज तो उन्होंने ट्रेलर को इंटरप्रेट गलत किया। दूसरा था कि वो जो बोल रही है वो सीरिया की बात कर रही है, वो सीरिया की जमीन पर बैठकर बोल रही है कि मेरे जैसी 32,000 लड़कियां यहाँ दफन हो चुकी हैं। अच्छा, भले ही सीरिया की बात हो, लेकिन तथ्य और साक्ष्य क्या कहते हैं? क्या आंकड़े वाकई में लाखों में? देखो, ये तो गिनती नहीं है ना, आप ऑफिशियल आप जब गिनने जाओगे तो ये एक बहुत लंबा समय रहा। आप वर्ल्ड न्यूज में आप उस समय की देखोगे तो हर दिन लोगों को मारा जा रहा था। आप वो पत्रकारों को का वीडियो तो बना के उन्होंने डाला था, गले से रेत के एक को पिंजरे में डाल के जला रहे थे, है ना। और सेक्स स्लेव्स बनाकर लड़कियों को वहां गए थे, जिनको सुन्नत ऐसा कुछ शब्द उनके लिए, सोफिया शब्द उनके लिए यूज हुआ था। और वो ऐसी भी था कि हम वहां पर जो ये योद्धा है उनको हम प्लेजर देने के लिए जा रहे हैं, उनको बंदूक लेके नहीं जाना था, बस वो उनको खुश करने के लिए कि इसी में हम जन्नत पालेंगे। वो उस तरह की रिक्रूटमेंट हुई थी उनकी, और वो गई वहां पर, और कई लड़कियां गई। अच्छा, ये तो प्रमाणित है ना, ये हम थोड़ी बोल रहे, तो न्यूज बोल रही है, तथ्य बोल रहे। पर अब ऑफिशियल आंकड़े, अगर वो आंकड़ों पे जाएंगे तो वैसे आंकड़े ना तो मेरे पास फिलहाल बताने के लिए नहीं है। अच्छा, मैं एक चीज ये भी पूछना चाहता हूँ। हाँ, कि हिस्ट्री तो इसकी बहुत बड़ी रही है, हाँ, जो आप बोल रहे हैं 3 घंटे में तो नहीं समाई होगी। तो ऐसा क्या था जो चाहत तो थी सबकी, लेकिन सेंसर ने रोका हो कि यार ये नहीं दिखा सकते, इससे तो कुछ बवाल हो सकता है, कुछ हो सकता है, किसी के मजहब को ठेस पहुंचे, या ये नहीं दिखाना चाहिए? तो आप अगर उसका कुछ जिक्र करना चाहें। देखिए, हमारा ऐसा कुछ भी नहीं था। मतलब जो रिलीजियस वाली चीज थी उसमें तो सेंसर ने हमें को बिल्कुल नहीं रोका, क्योंकि हमने ऐसा कुछ मैंने बोला ना, हमने ईश निंदा बिल्कुल भी नहीं किया, हमने बिल्कुल भी रिलीजन को गलत नहीं कहा। जो उस रिलीजन का यूज करके एक संगठित, मतलब क्या बोला चाहिए, एक ग्रुप, एक आतंकवादी ग्रुप ही बोलूंगा, ऐसा ग्रुप बना के प्रोपेगेंडा की तरह जो इस चीज को कर रहे थे, हमने तो उनको एक्सपोज किया ना। हमने धर्म को वो नहीं करा कि पूरा धर्म ही इसी काम में लगा हुआ है, हमने ऐसा नहीं कहा। कुछ लोग लगे हुए, हमने उसका उतार दिया। जो हमको सेंसर ने रोका है, जो सेंसर ने हमको जिस चीज के लिए रोका, वो थी ब्रुटलिटी जो वहां पर दिखाई गई, कि जो वहां पर होती सीरिया वगैरह में। हमने कई सीन्स थे जो हमने हुबहू जो डालना चाह रहे थे, जैसे ये पत्रकार वाला जिसमें गले रेत रहे, जिसमें जला रहे, हम वो वायलेंस दिखाना ज्यादा चाहते थे कि भाई देखो ये हुआ है वहां पर, क्योंकि वो इतना ज्यादा किसी ने टॉर्चर दिखाया नहीं आईएसआईएस वालों का फिल्म के माध्यम से। हम वो दिखाना चाहते थे कि कितना गंदा बुरा वहां पर देखा है, और जो हमारी कैरेक्टर शालिनी जो जिंदा बची भी बाद में, उसने भी कितना उसके सामने टॉर्चर देखा होगा। तो तभी तो उसको परिवर्तन जीवन में हुआ ना, जो यहाँ से ब्रेन वॉश होकर गई थी उसके बाद। तो वो ना दिखा पाने का कारण क्या सेंसर था कि अब हमने ड्रग्स के नाम कुछ उसमें लिए जो वो यूज करते थे, वो भी डॉक्यूमेंटेड है कि ये कौन कौन से ड्रग्स इस्तेमाल करते थे वो करने के लिए। एंजाइटी बढ़ती थी, फिर उसमें वो दवा के रूप में वो ड्रग्स दे देते थे, तो फिर वो उसकी आदत नशे की पड़ जाती थी, फिर वो नशे की आदत जो है उसको फिर उग्र बना देती है, जो भी उसको खाता है थोड़े समय के बाद। तो वो उसी का यूज करके वो लड़कों को तो हाथ में गन पकड़ा के छोड़ देते थे मरने के लिए, और जो लड़कियां थी उनका भी उस तरीके से यूज करते थे, सेक्स स्लेव्स की तरह। तो वो ड्रग्स, और उससे ज्यादा और भी ड्रग्स के हम नाम ले रहे थे, तो वो हमको सेंसर करना पड़े, क्योंकि नहीं चाहते थे कि अब होता ये है ना कि
रंग लेजेंड ऑफ भगत सिंह का सीन है जिसमें वो कोर्ट रूम में खड़े हैं और जो उसमें से बागी हो जाता है वो सामने खड़ा होता है और पूछते अच्छा हमने बम बनाया, तो बोलते हाँ हाँ बनाया। बोले कैसे बम बनाते बताओ जरा। वो पूरी प्रोसेस बता देता है, अखबार वाले लिख लेते हैं और चला जाता है। तो कुछ चीज ऐसी थी कि अगर ये चीजें पता चलेगी तो शायद यंग्स देखें, नाम सुने, और हो सकता है उस चीज को वो खोजने की कोशिश करें, तो वो एक नेगेटिव भी हो सकता है। इसलिए हमको ए सर्टिफाइड भी जो मिला, कुछ हमारे इसमें वल्गर सीन्स नहीं थे जिसकी वजह से उसको ए सर्टिफाइड, किसी भी वायलेंस और ड्रग्स के नाम जो हम लोग ने बोला ये तो लेना ही पड़ेगा, ये 2 ड्रग्स तो हमको बताना ही पड़ेगा कि यूज होते हैं, तो बस उन ड्रग्स की वजह से और वो वायलेंस की वजह से उसको उस जो है ए सर्टिफाइड किया गया। बाकी उसमें ऐसा कुछ भी नग्नता नहीं है, अश्लीलता नहीं है जिससे उसको बच्चों को न देखना दिया जाए। अच्छा, इंडिया में 2 ही फिल्में थी, एक कश्मीर फाइल्स और दूसरी केरला स्टोरी, जो कि आपने लिखी। लेकिन कश्मीर फाइल्स में प्रॉपर उन्होंने बहुत वायलेंस दिखाया, तो उनको सेंसर मिल गया और केरला स्टोरी को सेंसर नहीं मिला, इसका कुछ नहीं, उनको भी सेंसर मिला, लेकिन वैसा जो सर्टिफिकेट्स होते हैं ना, हमने कि भाई बच्चा भी देख सकता है। ए सर्टिफाइड या सेंसर, नॉर्मल सेंसर वो नहीं मिलने से क्या होता है ना कि उसको कई सारी स्क्रीन्स नहीं मिलेगी। दूसरा, आप जो है कई अवार्ड फंक्शन से आप वंचित रह जाओगे। वो बहुत एक उसके वो रहते हैं, तो वो उस वजह से भी जो है कोशिश करते हैं प्रोड्यूसर लोग कि भी हमें एक ऐसा सर्टिफिकेट मिले कि हम इसको मास ऑडियंस को दिखा सकें। क्योंकि टीनेजर्स ही तो मोस्टली फिल्म्स देखता है, अगर हम टीनेजर्स को ही रोक देंगे तो फिर कैसे काम चलेगा। करेक्ट। तो वो एक रहता है कि चाहता है हर प्रोड्यूसर कि उसको जो है सर्टिफाइड मिल जाए, तो वो थी। और दूसरी बात है कि कश्मीर फाइल्स को भी सर्टिफिकेशन मिला, केरला स्टोरी को मिला। उसने रोका नहीं, काट छाट करके रिलीज किया, मतलब रिलीज के लिए उन्होंने ओके कर दिया, ये उन्होंने कहा, उनको रोका नहीं कभी फिल्म को हमारी। और ऐसा नहीं कि सिर्फ 2 ही फिल्में, हमसे पहले भी कुछ फिल्में बनी और हमारे बाद भी कंटिन्यू कुछ 3-4 फिल्में और आई। लेकिन होता है ना कि जो पॉपुलर या कहना चाहिए ज्यादा लोगों के जहन में याद होना या जिन्होंने देखी रीच में पहुंची, वो पहला तो क्या कश्मीर फाइल्स का नाम आया, क्योंकि कश्मीर फाइल्स पहली मतलब फर्स्ट जिसने स्टॉक किया था, तो लोगों को याद था कि यार कुछ एक कश्मीर के बारे में बताया गया ऐसा ऐसा। और दूसरा जो था हमारी मतलब हार्ड हिटिंग थी, सच बताने वाली। और दूसरी हमारी हो गई जो बहुत पब्लिक ने देखी, मास ऑडियंस ने देखी, इसलिए 2 याद रही। उसके बाद भी कई फिल्में आई, 72 हुरे थी, 72 हुरे आई, वो हम 2 हमारे 4 थी। हाँ, वो भी आई, हम 2 हमारे 12, हम 2 हमारे 12, और भी अजमेर के ऊपर आई, अजमेर फाइल्स थी, उस पे भी आई। ऐसे करके कुछ फिल्में आई। लेकिन वही होता है, क्या लगता है ये मतलब क्या ये प्रोपेगेंडा का हिस्सा है, जो एक लगातार इस तरह की फिल्में आना, आपके हिसाब से क्या है इसका पॉइंट ऑफ व्यू? प्रोपेगेंडा क्या है, प्रोपेगेंडा क्या होगा? मुझे लगता है जैसे हमारी फिल्म के लिए भी आरोप लगा कि ये तो फंडेड फिल्म है और ऐसा है वैसा है, तो कोई सच दिखाना कोई वो नहीं होता है ना। अभी जितने भी राज कवि होते थे वो महिमा मंडन ही तो करते थे ना, अपने राजा का मंडन करते थे, ये करते थे। तो ये प्रथा तो कहीं से चली आ रही है और करते भी आ रहे हैं। तो एक सरकार के बारे में अच्छी अच्छी बातें करना, वो मैं कह सकता हूँ कि आप बटरिंग कर रहे हो और आप प्रोपेगेंडा या पार्टी के पक्ष में कुछ चीज बोल रहे हो, है ना, वो एक मान लिया, चलो ठीक है, आप उसकी जय करते हो जा। हम सरकार की जय थोड़ी कर रहे हैं, या हम किसी पर्टिकुलर पार्टी की जय थोड़ी कर रहे हैं, हम तो एक सच दिखा रहे हैं। और जो समाज की प्रॉब्लम है, समाज की प्रॉब्लम बता रहे हैं, उसमें कोई भी किसी पार्टी से संबंधित नहीं है ना। अगर कोई लड़की को कोई लव जिहाद में फंसा के अगर कोई लेके गया है या उसके साथ कुछ बुरा हो रहा है, तो वो ये थोड़ी देख रहा है कि अच्छा ये फला पार्टी का है तो मैं इसकी लड़की को लेके जाऊंगा। वो किसी भी पार्टी वर्कर की या जो कोई भी आइडियोलॉजी को मानता होगा, पॉलिटिकल आइडियोलॉजी को, किसी की भी हो सकती है। तो हमारी फिल्म का जो मास इफेक्ट भी इसी वजह से पड़ा लोगों में, क्योंकि लोग जानते थे कि यार ये बच्चियां मेरी भी है, छोटी बच्चे हमारी भी एक टीन एज में है, तो उनको भी थोड़ा पता होना चाहिए कि किस तरह के लड़के होते हैं हमारे आसपास, हमारे मित्र में। हम थोड़ा एक बार देख लें, हम ये ना करें कि किसी के साथ भेदभाव हो, लेकिन सतर्क रहें कि हमारे साथ कुछ गलत ना हो। तो ये वाली चीज थी। तो ये कहना कि प्रोपोगंडा, मैं तो उसको नहीं मानता हूँ। पर अगर होती भी तो फिर फंडेड होती ना, आप अच्छा खासा बजट हमारे लिए प्रोवाइड होता, सब कुछ होता। मैं हर जगह कहता हूँ कि भाई अगर हम फंड लेते फिर अच्छा खासा कोई बड़ा बिजनेसमैन से मिलता। पर हमारी फिल्म बहुत लिमिटेड बजट में बनी, मात्र 25-30 करोड़ की फिल्म रही ओवरऑल, और बहुत ही लिमिटेड बजट में ही सब कुछ काम हुआ। और हम तो इसमें थे कि वो उसको रोकने का पूरा प्रयास हुआ, कोर्ट केस हुए, सुप्रीम कोर्ट में केस गया, पहले तो सारे हाई कोर्ट में, बहुत सारे हाई कोर्ट में केस चला, और रिलीज डेट के एक दिन पहले तक जो है सुप्रीम कोर्ट में केस चल रहा था इसका। अगर वो न रिलीज होती तो वो 30 करोड़ भी मेरे प्रोड्यूसर के पानी में गए थे। क्या आपके पास कोई धमकियां आई?
धमकी आई ना, हमारे पास आई। हम तो 2-3 दिन तक तो हाउस अरेस्ट जैसे ही रहे थे। मतलब नीचे हमारे प्रोड्यूसर के ऑफिस के नीचे पुलिस खड़ी रहती थी, हम लोग ऊपर ऑफिस में रहते थे, और 1-2 दिन तो काफी धमकियां रही। पाकिस्तान से भी आई धमकियां, अच्छा। ये सब। लेकिन फिर हमको खासकर जो मेजर धमकियां जो है वो प्रोड्यूसर, डायरेक्टर और एक्ट्रेस को आई, क्योंकि वो लीड। हाँ नहीं बिल्कुल। हाँ, क्योंकि इनका वो भी था, और वो क्या कैसी धमकी आती थी प्रोड्यूसर, एक्टर और डायरेक्टर को? क्या कर रहे हो, मतलब जो नॉर्मली वो होती ना धमकियां की, कैसे कैसे कर रहे हो तुम, गलत कर रहे हो, ऐसा नहीं होना चाहिए, क्या क्या बना दिया, रिलीज नहीं होने देंगे, पहले रिलीज के पहले भी, रिलीज के बाद, जबकि वो थे जिन्होंने देखी भी नहीं होगी फिल्म शायद। तो मुस्लिम से ही धमकी आ रही थी? नहीं, हम ये नहीं कहेंगे, मैं यूं नहीं कहूंगा, मैं कहूंगा देखो, किसी का नाम लेके तो किसी ने नहीं बोला कि मैं फला बोल रहा हूँ, हाँ। है ना, लेकिन धमकी आ रही थी। और उनका ये था कि क्योंकि जो मुस्लिम्स के जो ऑथराइज लोग थे उनको तो आप फिल्म दिखा ही चुके थे। मैं बोला ना, जिनको, और पब्लिक भी देखी। हाँ। पब्लिक ने अगर थिएटर में नहीं देखी होगी ना, तो दूरदर्शन पे देखी होगी, दूरदर्शन पे टेलीकास्ट हुई है, और उसके बाद अगर वहां नहीं देखी होगी तो सबसे ज्यादा देखने वाली फिल्म हुई है जैसे OTT पे आई, ZEE5 पे, सबसे ज्यादा मैं देख चुका हूं, तो दोबारा क्यों देखूंगा? तो वो जो सबसे ज्यादा का रिकॉर्ड हो उसी का है, जिन्होंने नहीं देखी थी। तो उसको सबने देखी, तो देखी तो सबने है ना, और कोई भी उससे नकार नहीं कर रहा है कि भाई इसमें जो दिखाया है वो अभी किसी के साथ जाती हुई तो दिखाओ ना, उसको क्या बिल्कुल 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 बुरा है, हर जगह किसी ने किसी के साथ कोई क्राइम किया, वो किसी भी धर्म का हो, मैं वही कह रहा हूँ कि उसको रिलीजन से जोड़ना ही नहीं चाहिए। मैं वही कह रहा हूँ, मैंने इसीलिए आपको उस समय कहा कि निर्भया वाले केस में हमने सबने विरोध किया उसका, और आज वैसी कोई दुर्भाग्यवश उस आदमी का नाम राम था। हाँ, तो ये तो कितनी घिनौनी बात है कि तो हम उसका विरोध करते हैं, हमने उसको फांसी की, मतलब हम उनके लिए लड़े, पूरा देश एकजुट हो गया था कि नहीं भाई इसको तो सजा होनी चाहिए। ऐसी कोई सी भी घटना कहीं भी भारत के किसी भी कोने में होती है तो लोग उसका विरोध करते हैं, उसको मारते पीटते हैं और उसको पुलिस के हवाले कर देते हैं, और उसको सजा मिलती। कोई ये नहीं बोलता कि अरे ये हमारा जात का है, हमारा समाज का है, तो इसको मत दो सजा, ऐसा कोई नहीं करता। तो ये तो सब जगह है। तो मेरा ये कि सोशल बाइकॉट, मैं उदाहरण देता हूँ, मेरे हमारे मतलब अपने हिंदू समाज का ही, सब हिंदू समाज में भी, जो समाज में किस समाज में होता है नहीं होता मुझे नहीं पता, लेकिन हमारे गाय बड़ी पूजनीय है। बिल्कुल। तो मैंने मेरे आंखों देखी चीजें बता रहा हूँ कि हमारे यहाँ अगर कोई गाय, मैं गांव से बिलोंग करता हूँ, तो अगर कोई गाय गलती से भी मर जाए, मतलब जैसे होता है ना कि कोई खेत में लेके गया, उसने पत्थर मारा, कुछ मरा, तो उसको भी, और उससे भी अगर गाय मर जाए तो वो आपके ऊपर पाप लगता है। तो एक के हाथ से पत्थर लगा गाय के पैर में, गाय थोड़ी सी लंगड़ा गई, घाव हो गया, और कुछ महीने में वो गाय मर गई। तो गांव जो समाज के लोगों ने कहा, भाई तेरे हाथ से पत्थर लगा था तब गाय को घाव हुआ और उससे मरी, तो तेरे पे ये इसकी हत्या का पाप है। तो अब उसको 1.25 महीने तक बिल्कुल घर के बाहर, सर वर पूरा मुंडा हुआ, भोई मुंडी हुई, उसको अपना खुद उपले इकट्ठे करके अपना खाना बनाना है, और उस तरह का एक उसको प्रायश्चित करवाया। उसके बाद जीवन भर, आजीवन, वो व्यक्ति किसी भी धार्मिक कार्य में बैठ नहीं पाएगा, किसी भी हवन पूजन में उसको बहिष्कार है, क्योंकि उसके हाथ से गौ हत्या है। जब हम एक गौ हत्या के लिए इतना बिल्कुल सोचते हैं कि नहीं ये इतना पाप उसने किया, बिल्ली को मार दे तो भी हमारे इसमें बिल्कुल पाप माना जाता है। तो दूसरी चीजों का तो भूल ही जाओ, हम कितना उसके लिए वो करेंगे। तो हम जब उसको समाज से बाइकआउट कर दिया ना, उसको नहीं, उसको किसी रिचुअल में बैठने देते, शादी ब्याह किसी बड़े फंक्शन में आने देते हैं, तो यही बाइकआउट वहां भी होना चाहिए जब किसी छोटी बच्ची के साथ या किसी के साथ कोई बलात्कार करता है या उसका कुछ उसके साथ गलत करता है, तो उसको हमारी समाज भी अगर सोशल बाइकआउट करती है तो दूसरों को भी इस तरह से प्रेरणा लेके करना चाहिए। तो अगर वो हो जाएगा ना, तो फिर लोग बोलेंगे नहीं यार तुम तो अच्छे हो, वो बेकार है। हाँ, तो वो एक लकीर खींचना जरूरी है कि कौन डार्क है और कौन वाइट। क्योंकि बुरे लोग तो मुझे लगता है कि हर जगह हैं, लेकिन अब जैसे हिंदू इतनी बड़ी कम्युनिटी, इतना बड़ा धर्म है, इतना बड़ा रिलीजन है कि अगर कोई एक कौरव निकल भी गया, हाँ, तो उसके खिलाफ श्री कृष्ण खड़े हैं। और हमारे यहाँ गलती यही करते हैं कि एक भी कुछ करता है ना तो पूरी कम्युनिटी को हम प्रश्न चिन्ह लगा, बिल्कुल प्रश्न चिन्ह लगा देते हैं। कि अगर मान लो सपोज किसी जैसे हमारे यहाँ अधिकतर होता है कि कोई दलित भाई के साथ अगर किसी एक सवर्ण व्यक्ति ने कुछ गलत किया, तो पूरे कटघरे में हो जाता है कि समग्र मतलब ऐसा जाता है कि पूरे ही दलित समाज के साथ पूरे ही सवर्ण समाज ने किया, ये इस तरह का नैरेटिव दे दिया जाता है, और फिर वही न्यूज में चलता रहता है कि तो उससे क्या इम्पैक्ट पड़ता है। भाई अगर कोई मुंबई में घटना घटी और मैं अगर कहीं दिल्ली में रहता हूँ, तो मेरे वहां वो चीज नहीं है ना, तो किसी व्यक्ति ने करी तो उस व्यक्ति विशेष को सजा मिलना चाहिए, पर आप उसको ऐसे पोर्ट्रेट कर देते हो कि
उसने पूरा एक समाज ने ही जो है नीचा दिखाने की कोशिश करी या उसके साथ कुछ गलत किया है। तो एक लाइन अगर हो जाएगी ना क्रिमिनल्स की या बुरे व्यक्तियों की और एक अच्छे व्यक्ति की, और अगर हम उससे अपना पल्ला झाड़ना शुरू कर देंगे जिस दिन से, या तो जो है तो लोग आरोप नहीं लगाएंगे, और तब ये नहीं होगा कि अरे वो आतंकवादी इस समाज का था, इसका था, उसका था, ये था, वो था वगैरह। आतंकवादी को आतंकवादी बोलना चाहिए, बिल्कुल। क्रिमिनल्स को क्रिमिनल्स बोलना चाहिए। और अगर हम बोलते हैं कि उसका कोई रिलीजन नहीं होता है, तो उसको बोलो कि वो उसको हम हमारे रिलीजन से बेदखल करते हैं, उससे हमारा कोई लेना देना नहीं। हाँ। ये होना चाहिए। आप केरला स्टोरी फिल्म जब बन रही थी तो आपके टीम में भी मुस्लिम्स थे, आपने जैसे बताया आपके स्क्रिप्ट हाँ। सुपरवाइजर ही मुस्लिम थे, हाँ। तो टीम में भी मुस्लिम्स थे, उनका क्या रिएक्शन रहता था कि फिल्म बन रही है? तो देखो फिल्म बन रही है तो देखो हर जानता है, जो इंडस्ट्री का व्यक्ति है, जो इंडस्ट्री में अपन सब इतने लोग काम कर रहे हैं, सिर्फ डायरेक्टर, प्रोड्यूसर और राइटर ये सब नहीं होते, पूरी यूनिट 1000 लोगों की टीम होती है पीछे बैकग्राउंड में काम करने, और सबको सब पता होता है जी। तो ऐसा कोई भी नहीं था, क्योंकि स्क्रिप्ट से ही शुरुआत होती, पढ़ते हैं, सबको पता रहता कहानी क्या है, किस पर बात हो रही, शूट होता है तो शूट पे भी खड़े होते हैं जी। तो उनको जिसको पता था उनको सब पता था कि क्या हो रहा है और किस चीज पे बन रही है। तो अगर किसी को उससे एका नहीं होता तो पहले ही छोड़ के जा चुका होता, पर जिसको लगा कि नहीं बात जो है तो है। मैंने वही कहा ना कि हम मतलब हम आतंकवाद के विरोध में फिल्म बना रहे थे, आतंकवादी सोच वालों के विरोध में बना रहे थे, हम किसी धर्म विशेष को कभी हमने टारगेट किया ही नहीं, तो वो बात ही नहीं आती है। बिल्कुल बिल्कुल सही। हमने किसी धर्म युद्ध पे थोड़ी कोई फिल्म बना रहे थे, हम तो एक केरल जैसी जगह पे किसी ने एक सिंडिकेट जैसा बना के इस तरह का कुछ प्रायोजित कार्यक्रम कर रहे थे, हमने उसको एक्सपोज किया, और जो दूसरी भी पूरे देश में कहीं कहीं चल रहा है उसको हमने एक्सपोज किया कि इस तरह का हो रहा है, अपने बच्चों को सेव करो। उल्टा हमने हिंदुओं पे प्रश्न चिन्ह लगाया, मैंने तो डायलॉग भी वैसे ही करे, और हमने कहा है कि भाई आपकी गलती है, वो लोग अगर कर रहे हैं तो आपके बच्चे किससे कन्वर्ट हो सकते हैं? कहीं ना कहीं गलती तो आपकी है ना, आपने कहीं ना कहीं उसको संस्कार देने में, शिक्षा देने में, कहीं ना कहीं संस्कृति से जोड़े रखने में गलती करी। अगर वो कल्चरली स्ट्रांग होता अपने उसे, जैसे हमारी फिल्म में एक लड़की है जो क्रिश्चियन है, हाँ। जब ये धर्म को लेके वो उसका ब्रेन वॉश कर रही होती है आसिफा, तो वो लड़की जैसे वो जीसस के बारे में कुछ बोलते हैं तो वो खड़ी हो जाती है, ऐसे कैसे बोल रहे तुम, और वो वहां से बाहर हो जाती है। क्यों? क्योंकि वो हर संडे चर्च जाती है, वो अपने कहीं कहीं अपने रिलीजन से थोड़ी क्लोज होगी उसकी फैमिली से, तभी उसको ना तो कन्वर्ट कर पाए, उसको फिर बाद में ड्रग्स देके और उसके साथ दुराचार करके फिर उसको ब्लैकमेल करते हैं, वो अलग कहानी। और ये सच है, वो वही लड़की है जिसको हमारे जो फिल्म के क्रेडिट रोल आते हैं जिसमें वो एक दुपट्टा ओढ़े, उसको हमने रियल में भी उसने अपने बात कही फिल्म के आखिरी क्रेडिट रोल में, और वही रियल घटना उसके साथ जो हुआ वही हमने उसमें डाला, क्रिश्चियन लड़की, तो वो उसको नहीं कन्वर्ट कर पाए। और यहाँ जो दूसरी हमारे साथ 2 लड़कियां थी, 3 लड़कियां थी जो कहीं ना कहीं अपने घर के अंदर कहीं ना कहीं रिलीजन से थोड़ी सी कटी हुई थी, उनको वो आसानी से, क्योंकि उनके पास जवाब ही नहीं थे, जब वो शिव जी के बारे में उलझुल प्रश्न कर रही थी, राम जी हनुमान जी के बारे में उलझुल प्रश्न, तो वो जवाब नहीं थे, क्योंकि अगर घर पे उसको पता होता तो जवाब होते ना, बिल्कुल वो काउंटर करती कि नहीं तुम ऐसा कैसे बोल रहे हो, है ना। तो ये सबसे बड़ा है। तो ये जो मेरी फिल्म के बाद भी जो जितने पेरेंट्स से बात होती थी वो यही समझे इस चीज को, और उनको मैं यही कहता था कि अपने कल्चर से रूटेड रखो अपने बच्चों को, तो वो ऐसे जालों में फंसेंगे नहीं, है ना। हम ये नहीं उनको इस तरह का जो षड्यंत्र कर रहे हैं उनको रोकने का काम प्रशासन शासन का है, वो पुलिस वगैरह देख रही है, कहीं इस तरह के ऑर्गेनाइज्ड क्राइम हो रहे होंगे तो वो उसको रोकेगी, वो उनका काम है उस तरह के संगठनों को बैन करना और सब कुछ करना। लेकिन हमारे स्तर पे हमारा काम ये है कि हम हमारे घर को बचाएं, हमारे बच्चों को। और ये मेरे जब मैं फिल्म इंस्टीट्यूट में पढ़ता था तो मैंने देखा था कि मेरे बैच मतलब दूसरे सब्जेक्ट की थी, बैच में ही लड़की थी, तो वो दीपावली पे घर नहीं गई, वही सीन मैंने उसमें भी डाला था कि मैंने पूछा क्यों तू घर नहीं जा रही है, मेरे घर कोई क्या है खाना बनेगा और हो जाए, मतलब पूजा वूजा नहीं होती कुछ, दीपावली एक अच्छा सेलिब्रेट, मेरे घर कोई पूजा वूजा नहीं होती, मैंने कभी कोई पूजन नहीं होता, बोले हाँ कभी पूजन ही नहीं होता उसके घर पे, किसी भी तरह का पूजन बोले नहीं मानते मेरे घर में। तो मुझे एकदम लगा कि यार फिर सिर्फ नाम की हिंदू है, उसके घर में कुछ कोई कल्चर, अगर दीपावली मतलब डेली पूजन नहीं होता है तो कम से कम फेस्टिवल तो आप गणपति नवरात्रि ये तो सेलिब्रेट होते होंगे ना इंसानों के घर में, दीपावली खास करके। हाँ। तो फिर मुझे लगा कि ये अगर इसको कोई कभी इमोशनली डाउन हुई और इसको बोला मैं बहुत प्रॉब्लम में हूं और किसी ने उसको इमोशनली उसको वो करने के लिए थोड़ा सा रिलीजियस प्रैक्टिस दूसरी करवा दी, तो ये तो फट से उधर चली जाएगी, क्योंकि इसको तो पता ही नहीं कि मुझे अगर ऐसा हो तो मुझे कहाँ जाना चाहिए, क्या करना चाहिए। अच्छा, क्योंकि हम दोनों ही जो है वो बॉलीवुड का हिस्सा है, तो क्या बॉलीवुड में पहले के जमाने में जैसे जो फिल्में आती थी, है ना, तो सारे बाबा ढोंगी हैं हमारे जो सनातन के, विलन का सबसे जहां तक मुझे
जानकारी है, जितना कीड़ा मुझे है बॉलीवुड का, हर विलन का नाम कालीचरण है। कालीचरण। कालीचरण, हाँ, ठीक है। हाँ, आप अगर ध्यान दो, हाँ, बड़ी आई थिंक मुगले आजम बनी आजादी के बाद, हाँ, ठीक है। लेकिन अभी एक वेब सीरीज आई है, वो अभिमन्यु सर ने बनाई है, बड़े कमाल के हैं, ताज, हाँ, Z5 पे। उसमें अलग अकबर सलीम अनारकली की कहानी है, लेकिन एक ओरिजिनल वर्जन दिखाया है जिसमें कुछ अलग ही है कि अनारकली अकबर की रखेल थी, ऐसा ताज में बताया गया है। नोटिस करने वाली बात यह है कि विकिपीडिया पे अपडेट हो गया ताज आने के बाद, हाँ, पहले नहीं था। हाँ। उन्होंने कहाँ से रिसर्च की, कैसे उनके रिसर्चर्स ने वो किया। तो क्या लगता है कि बॉलीवुड, क्योंकि अब ये सवाल मैं आपसे अलग से इसलिए मैं खुद भी बॉलीवुड का हिस्सा हूँ, मेरे पास भी कुछ उत्तर है, लेकिन आज आप गेस्ट हैं, मैं चाहता हूँ कि आपका पॉइंट ऑफ व्यू है कि क्या बॉलीवुड इंटेंशनली क्या ऐसा करता था उस जमाने में? कुछ ऐसी फिल्में जानबूझ के बनाई जाती थी क्या? ओ माय गॉड और पीके जैसी फिल्म, जिसमें ओ माय गॉड में मैसेज अच्छा था कि हाँ भाई श्री कृष्ण स्वयं आए, उन पे केस कर दिया, कॉन्सेप्ट बड़ा इंटरेस्टिंग था। पीके में लेकिन वो शंकर जी को दौड़ाया जा रहा था, वो जो भी ऐसी चीजें थी। एक और भी सवाल है कि क्या केरला स्टोरी 2014 से पहले अगर आती तो क्या रिलीज होने में ज्यादा प्रॉब्लम होती? देखो, ये हम ऐसा कहते हैं कि फिल्म एक माध्यम है। जी। कभी कभी कोई कहता है कि जैसा फिल्म है वैसा समाज होता है, और कुछ कहते हैं कि हम समाज को ही रिप्लेका करके हम फिल्म बना रहे हैं, हम वैसे ही जो समाज में दिख रहा है वो दिखाते हैं। जी। दोनों तरह का वो होता है। बात ये आती है कि कुछ लोग थिएटर, हम फिल्म देखने जाते हैं, देखते हैं और फिल्म को वहीं छोड़ के आ जाते हैं। जी। और कुछ कुछ रहता है कि हम फिल्म को वहां से उठा के घर दिमाग में लेके घर भी लेके आते हैं। जी। तो पहला प्रश्न ये आता है कि हार्डकोर, मैं तो इसको कमर्शियल इंडस्ट्री बोलता हूँ, है ही कमर्शियल है भाई। बिना पैसों की कोई स्वांत सुखाए फिल्म कोई नहीं बनाता है। जहां उसको 4 पैसे रिटर्न आता है वही फिल्म प्रोड्यूसर पैसा लगाता है और बनाता है। तो अगर वो चीजें पसंद आ रही लोगों को, तो वो लोग देखेंगे, उस चीज को देख रहे हैं। तो क्वेश्चन मार्क तो पहले सोसाइटी से आना चाहिए ना। हम सोशली बाइकआउट चीजें होनी चाहिए। बना रहे हैं, बना नहीं रहे हैं, उसकी बात है। अगर लोग देखेंगे ही नहीं उस तरह की फिल्में, तो वो फिल्में चलेगी नहीं। हमने देखा, हमने एंजॉय किया, हमने हमारे देवी देवताओं को मजाक बनते देखा, तो सामने वाले ने और मजाक बनाना शुरू किया। एक यहाँ तो भेड़ चाल चलती है ना। एक फिल्म हिट हुई तो उसके जैसी 10 और आएगी, 10 और आएगी। एक गाना हिट हुआ तो उसी पैटर्न के और गाने आ जाएंगे। लेकिन अगर एक व्यक्ति भी उठ के उसका अपोज करता है, एक विरोध करता है कि भाई ये हम स्वीकार नहीं करेंगे, तो दूसरी बार बनाने वाला व्यक्ति उस पर गौर करेगा, क्योंकि वो नहीं चाहेगा कि उसका थिएटर खाली जाए, उसका होना। तो आपका दोनों तरीके की बात सही है कि कुछ जो है पर्पसली भी चीजें हुई और कुछ वो भी हुई। जैसे एक उदाहरण देता हूँ कि फिल्मों में एक 70s के पहले आपने ब्लैक एंड व्हाइट के टाइम पे कई धार्मिक फिल्में बनी। शुरुआती धार्मिक फिल्मों से हुई, हमारे यहाँ राजा हरिश्चंद्र से शुरुआत हुई थी फिल्मों की। तो कई सारी फिल्में हुई और उस समय चलती भी थी, और हमने भी ब्लैक एंड व्हाइट में कई सारी फिल्में देखी। फिर एक समय आया जब सारी धार्मिक फिल्में 80s के टाइम में नहीं आ रही थी, आई नहीं थी। फिर 90s में जब अपने गुलशन कुमार टी सीरीज आया और गुलशन कुमार लेके आए, तो धार्मिक फिल्में और धार्मिक भजन आने लगे, और इनका एक बाढ़ आया। फिर उनकी डेथ के साथ फिर वो चीजें थोड़ी सी बंद हुई। तो क्रम आते जाते रहे। रामायण भी आई, महाभारत भी आई, श्री कृष्णा टीवी सीरियल भी आया, सब पैरेलल चीजें हुई, लेकिन सबका टाइमिंग। अब आप बोलते हो कि रिलीज होने में तकलीफ आती है क्या? हाँ, हो सकता है मेरी फिल्म को आती, क्योंकि रिलीज होने में रामायण को भी दिक्कत आई। उन्होंने उत्तरकांड बाद में छोड़ के उसको दिखाया तो वो रिलीज हो पाया। अच्छा। चंद्रगुप्त चाणक्य जो सीरियल आया था द्विवेदी जी का, चंद्रप्रकाश द्विवेदी जी का, उसको भी परेशानी आई थी, उसको भी रोक दिया गया था, क्योंकि उसमें एक गीत था, हम करे राष्ट्र आराधन, उसकी वजह से कि भी ये तो तुम संघ को प्रमोट कर रहे हो, ये सोच के उसको रोकने की कोशिश करी थी। और भी इस तरह की चीजें हुई जो कोशिश करते हैं कि ना दिखे या ना आए। तो कुछ कहीं पॉलिटिकली आ जाता है कहीं से कहीं तक। लेकिन मैं वही कहूंगा कि फिर से बता रहा हूं कि हमारी फिल्म अगर 2014 के पहले आती तो शायद वो जागृति नहीं थी जो पीके के समय। अगर पीके अब आती या और कोई दूसरी फिल्म ऐसी आती तो शायद अभी भयंकर विरोध हो जाता। लेकिन वही ना, जगह हम बाद में एक जन जागृति हुई, तभी तो परिवर्तन देश में भी हुआ है ना, पॉलिटिकली परिवर्तन भी हुआ है, और वो अभी भी चल रहा है ना। मतलब है ना, सरकार बदली तो नहीं, मतलब एक जनमानस उस विचारधारा को चाहता है जिस विचारधारा की सरकार है। तो अगर
यही फिल्म हमारी पहले आती तो वो जनमानस ही उसको वो नहीं करता, हमारे सपोर्ट में ही खड़े नहीं होते लोग, उनको कोई मतलब ही नहीं था, उनको मतलब नहीं था। उसको और सच जानना भी नहीं था, वो आया गया हो जाती चीजें। तो इसमें सबसे बड़ा मुझे लगता है फैक्टर, हम ये नहीं कह सकते कि कोई सरकार अपने बूते पे आई है, वो आती है एक जनमानस के अंदर चेतना आती है, क्रांति आती है, जब उनको लगता है कि नहीं अब हमको परिवर्तन लाना है तो ही वो परिवर्तन आता है ना। किसी के आ जाने से समाज में परिवर्तन नहीं आया, समाज में परिवर्तन आया इसलिए से इस वजह से कोई आया है। तो वो जो, तो ये चीज है, तो हमें इसको समाज की जागृति मानता हूं कि एक लंबा समय से हम जो एक बहकावे में थे या जिसमें थे, हम थोड़े इलिटरेट से हो गए थे, सच को नहीं जानते थे, एक पर्दा जो हमारा था वो पर्दा हमारे सामने से हटा, कई कारणों की वजह से हटा, थोड़े हमारा हमारी चेतना आई वापस कि अरे ये कुछ गलत हो रहा है। तो हमने आसपास पहले परिवर्तन किया, जब आसपास परिवर्तन हुआ तो ये अनुकूलता बैठी कि हमारी जैसी फिल्में भी आई है, और कुछ गलत फिल्में होती है तो उसके तुरंत उसके विरोध में भी लोग खड़े हो जाते हैं। मैं शायद लेखनीय से नहीं लेकिन पॉडकास्ट के माध्यम से मैं चाहता हूं कि लोग और जागृत हों अपने जो भी उनके जीवन में। मुझे लगता है कि जैसे आप केरला स्टोरी के हमने राइटर को बुलाया ताकि लोग और जान सकें इसके बारे में। मैंने अपना पॉडकास्ट का चैनल खोलने का मेरा ये उद्देश्य है कि चाणक्य की ही ये बात है कि एक जीवन से सीखा नहीं जा सकता है, इसीलिए हम हमेशा दूसरों के जीवन से सीखते हैं। और इस पॉडकास्ट के माध्यम से हम हमेशा दूसरों के जीवन से कुछ सकारात्मक सीख सकें, यही उद्देश्य है बिल्कुल पॉडकास्ट का। अगर आपको लगता है कि इसका पार्ट 2 भी आना चाहिए और आपको बहुत सारी ऐसी कुछ सनातन की कहानियां या सनातन के ऐसे किस्से अगर आपको झकझोरते हैं अंदर से, तो आप कमेंट्स कर सकते हैं, मुझे मैसेज कर सकते हैं। मैं वापस से अनुरोध करूंगा इनका मैं चाहूँगा कि और समय दें, और अगर जागृति का हिस्सा पॉडकास्ट के माध्यम से भी लोग बन सकते हैं तो क्यों नहीं। तो फिर आएंगे, फिर पधारेंगे। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद आपका आने के लिए। धन्यवाद, बिल्कुल धन्यवाद।